हमें इश्यू ऑफ शेयर्स में थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी देखनी है। एनसीईआरटी अगर बोलेंगे तो चैप्टर वाइज मैं आपके क्लास ग्रुप पर डाल दूंगा। इट इज ऑलरेडी ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दैट इन द क्लास ग्रुप एज वेल। एक एक लाइन को ढंग से लेके चलना है। देखिए, अब मान लो सीटी में क्वेश्चन बन जाए कि विच इज द स्टेज ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कंपनी। मतलब हमें बोलेंगे कि एंट्री ऑफ अ शेयर कैपिटल या इशू ऑफ शेयर्स टू द कॉमन पब्लिक, ये सारी की सारी चीजें कंपनी के इवोल्यूशन की कौन सी स्टेज में आती है। तो देखिए, शुरुआत से देखें तो जरा एक एक पॉइंट को देखिए, कौन सी स्टेज बोल रहे हैं यहाँ पर। ये थर्ड स्टेज बोल रहे हैं। इससे पहली स्टेजेस कौन सी होती हैं फिर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की? क्या फॉर्म्स कुछ भी। अरे पहली स्टेज क्या होती है? क्या होती है? प्रमोशन। फिर क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन। फिर क्या होती है? सब्सक्रिप्शन। फिर क्या होती है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चार स्टेजेस होती हैं। ये तीसरी स्टेज है। पहली कौन होती है? प्रमोशन, जहाँ आइडिया कंसीव होता है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है। फिर कौन सी स्टेज होती है? इनकॉर्पोरेशन, जहाँ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें आती हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है जी। और रजिस्ट्रेशन के बाद आता है सब्सक्रिप्शन स्टेज, जहां पर आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ जी, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कौन सा क्लॉज होता है? कैपिटल क्लॉज, उसके अंदर जन्म होता है इशू शेयर्स का, यहाँ पर। ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन कॉल्ड शेयर होल्डर, जो कि रियल ओनर है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। क्या ये सारे डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करते हैं ये लोग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, सारे के सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर ज्यादा शेयर होल्डिंग वाला बंदा होता है, जिसके पास, देखिए यहाँ क्या होता है, ओलिगार्किक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपके पास एक वोट है। 50,000 शेयर है तो 50,000 वोट है। 1 लाख शेयर है तो 1 लाख वोट है। तो जो बंदा मैक्सिमम शेयर होल्डिंग वाला होता है, फिर उसके पास वोटिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। ऐसे चलता है यहाँ पर। कंपनीज एक्ट कौन सा चलता है? 2013 चलता है। जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन है, आजकल तो सीयूटी में यही पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन गिवन बाय जस्टिस मार्शल। होंगे मार्शल फिरंगी, चीफ जस्टिस थे ये। इनकी कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल इनविजिबल इंटेंजिबल एग्जिस्टिंग इन द आईज ऑफ लॉ, being mere a creation of law. It possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressively or incidental to its mere existence. Company usually raises capital in the form of shares. Share capital भी बोला जाता है, डिबेंचर डेट कैपिटल भी बोला जाता है। अब यहाँ डेट कैपिटल शब्द यूज किया गया है, लेकिन डेट के साथ कैपिटल शब्द यूज नहीं करते हैं, लिख दिया उन्होंने। तो शेयर से पैसे लेगी। अभी हमने बोला था ना, कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनती है? शेयर को मिलाकर, इक्विटी को मिलाकर और डेट को मिलाकर। डेट में भी कौन से? लॉन्ग टर्म डेट। डेट प्लस इक्विटी मिला के क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। रेशियो एनालिसिस में हमने इसे यूज करा। कंपनी की फीचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। किसने बोला बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या है? इनकॉर्पोरेट है अंडर द क्या? कंपनीज एक्ट 2013, या उससे पहले का कोई भी कंपनीज एक्ट है। अब कंपनीज एक्ट 2013 आगे से, मतलब थोड़ी कि पुराने वाला एक्ट भी बेकार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट होती है क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसकी इसकी एंटिटी, इसके जो रियल ओनर है, शेयर होल्डर है, उससे बिल्कुल अलग अलग होती है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, एंटिटी सेपरेट नहीं थी। अगर फर्म का लॉस होगा तो पार्टनर्स का लॉस माना जाएगा वो। ठीक है। इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट। लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसकी। लायबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। याद है, अनकॉल्ड लायबिलिटी और पार्टली पेड ऑफ शेयर कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल बनता है ये। कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट में चला जाता है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, एक बंदे के मरने से कंपनी बंद नहीं होती। जब तक कि सारे के सारे शेयर होल्डर नहीं मर जाएंगे, तब तक कंपनी बंद नहीं होगी। कॉमन सील, साइन तो कर नहीं सकता, तो इनकी जो सील होती है वही क्या? सिग्नेचर मानी जाती है। ट्रांसफरेबिलिटी होती है शेयर्स की। यहाँ कौन सी कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर क्या कर सकते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। प्राइवेट कंपनी के क्या होते हैं? शेयर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अच्छा, मे स्यू और बी स्यूड, मतलब लीगल एंटिटी है तो इसके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है, और ये किसी के ऊपर भी मुकदमा कर सकती है। कंपनी की काइंड बोली थी हम लोगों ने, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जब हमने पहले डिस्कशन किया था तो बताया था क्या? लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। एक आपने किसी कंपनी का 1,000 शेयर लिए, 10 रुपए पर शेयर था अमाउंट, तो क्या करेंगे? 1,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से आपको 10,000 रुपए देना बनता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे 8 रुपए चला गया, तो 2,000 शेयर पे 2 रुपए आपकी क्या बन गई है? लायबिलिटी बन गई है। ऐसा चलता है मामला। ठीक है जी। इस तरह से चीजें चलती हैं इसमें, कंपनीज के केस में। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई अनपेड अमाउंट बचा हुआ है तो आप उसको पे करेंगे, तब आपका काम चलेगा। थ्योरेटिकल चीजों का डिस्कशन ये आपको खुद करना चाहिए था वैसे। आज अगर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपने पूरा का पूरा पैसे पे कर दिया, तो देन देयर इज नो लायबिलिटी।
अच्छा, आगे बोल रहा है, हाउएवर इफ देयर इज एनी लायबिलिटी इन्वॉल्व इट कैन बी एनफोर्स ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एज वेल एज ड्यूरिंग द वाइंड अप। मान लो आप ने कंपनी के 1,000 शेयर से आपने 10 रुपए के हिसाब से पैसा देना था, लेकिन आपने 8 रुपए का पैसा दिया तो 8,000 दिया आपने, 2,000 बच गया। तो या तो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में आपसे पैसा मंगवा लेगी या वाइंड अप के टाइम पे आपसे मंगवा लेगी। वाइंड अप के टाइम पे मंगवाएगी तो क्या कहलाता है? रिजर्व कैपिटल कहलाता है। अभी उस पे भी आएंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मान लो कंपनी के प्रमोटर गारंटी करते हैं, कंपनी के प्रमोटर गारंटी करते हैं किसको? कि कंपनी के केस, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, कि अगर कभी कंपनी वाइंड अप होगी तो हम क्या करेंगे। यहाँ फिर हमने बोला, अगर चार लोग हैं, जैसे मान लीजिए अमिताभ हो गया, शाहरुख हो गया, अक्षय खन्ना भी तो पॉपुलर आज की डेट में, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, सब मिलके कंपनी फॉर्म करते हैं और बोलते हैं कि कंपनी की जो वर्थ है वो, कंपनी की मतलब हम लोग जो ऑपरेशंस वगैरह में हमें 500 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ सब दे देते हैं, या नहीं भी देते, कंपनी अपना पैसा अरेंज करती है। तो ये बोलते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो मैं, अक्षय खन्ना कहता है कि मैं 100 करोड़ रुपए के लिए क्या हूँ, लाइबल हूँ। तो कंपनी को अगर कभी इसी किसी किसी का भी लॉस अगर कुछ होता है, वाइंडिंग अप की सिचुएशन आती है, 100 करोड़ तक के लिए कौन लाइबल लाइबल है? अक्षय खन्ना है, बाकी भी अकॉर्डिंगली होंगे। लिमिटेड बाय क्या कहते हैं इसको? गारंटी कहते हैं। इन दिस केस लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर क्या है? लिमिटेड टू द अमाउंट दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनीज क्या कहते हैं? यहाँ क्या होती है? शेयर होल्डर की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। When the no limit of sorry गलत, when there is a no limit of liability to its member, the company is called unlimited company. कंपनी की प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द डेट्स, जैसे पार्टनरशिप में होता है। अगर पार्टनरशिप का लॉस इतना ज्यादा हो गया कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी यूज हो गई, तो हम क्या करते हैं? पार्टनर्स से उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूटिलाइज कर लेते हैं। ये वाला है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन ये इस तरह की कंपनी क्या होते हैं, हमारे देश में एप्लीकेबल नहीं होते। तो लिख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट कॉमन इन इंडिया एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कौन कौन सी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है? ऊपर वाली है, नीचे वाली है, लेकिन ये वाली नहीं होती है। इसके बाद आता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। पब्लिक कंपनी होती है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी के सिम्टम्स ना। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जिसके शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, उसके पास कम से कम दो मेंबर होने चाहिए, एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी, लिमिट इट्स मेंबर टू 200, अपने एम्प्लॉयज को छोड़कर। एम्प्लॉयज को छोड़ने वाली बात क्यों कर रहे हैं हम? वो इसलिए कर रहे हैं एम्प्लॉय छोड़ने की बात, क्योंकि एम्प्लॉय के केस में क्या होता है पता है? उनको तो हम ईएसओपी देते हैं ना, वो भी तो शेयर होल्डर होते हैं। ऐसे वाले केस को हटा के वो लोग जिनको कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे आपने शेयर होल्डिंग दी थी, उनकी बात ये लोग करते हैं यहाँ पर। अब ये सेक्शंस जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना तुम्हें। अब ओपीसी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 ओपीसी को डिफाइन करता है। वन पर्सन कंपनी, यहाँ क्या बोलते हैं? एक ही मेंबर है, और क्या बोलते हैं उसमें, उसके अंदर एक और चीज आपको बोली गई है क्या? कि इन विच विच हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर, रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 प्रोवाइड्स दैट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी की डेफिनेशन है। ठीक है जी। और उसके बाद रूल 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 प्रोवाइड करता है कि, देखिए, कंपनी की फॉर्मेशन जो है सेक्शन 2 60 सब सेक्शन 62 के हिसाब से ओपीसी, वन पर्सन कंपनी के क्यों फोन कर रहे थे? ओनली नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन रेजिडेंस ऑफ इंडिया कैन बी, ये कंडीशन है, चार कंडीशंस। आपको पांच कंडीशन दे देंगे, बोलेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर वन पर्सन कंपनी। थियोरेटिकली ऐसे भी पूछा जा सकता है। दिस इज फ्रॉम सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग बिजनेस, नॉन बैंकिंग बिजनेस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ये नहीं कैरी कर सकते हैं। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख रुपीज होगी। क्या लिखा है? एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है इसका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं उसकी। इन दोनों कंडीशन में खेला जा सकता है। क्या लिख देगा? नॉट लेस देन 50 लाख लिख देगा तो गलत हो गया। ये लिख देगा लेस देन रुपीज या मोर देन रुपीज 2 करोड़ लिख देगा तो वो गलत हो गया। ये चार कंडीशन ध्यान रखनी है। इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट ऑफ इंडियन होना चाहिए, नॉन बैंकिंग बिजनेस ये नहीं लेके चलेगा, 50 लाख से ज्यादा की इसकी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए, और एवरेज एनुअल टेवर कितना? पिछले 3 साल का एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शेयर कैपिटल जो कंपनी की है उसको हम क्या करते हैं? अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, अलग अलग कैटेगरीज पे बांटते हैं। ये रहा, कल भी रुद्राक्ष ने क्वेश्चन पूछा ही था यहाँ पर। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होती है। इसको बदलना मुश्किल हो जाता है। मेमोरेंडम में आपने बोला कि कंपनी विल बी ऑथराइज टू रेज वन, मतलब वो लिमिट जो कंपनी एक्सप्लोर कर सकती है एक ही बार। जब आप फॉर्म करें ना कंपनी, तभी डिसाइड कर लीजिए कि आपको 2 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 5,000 करोड़ चाहिए, 20,000 करोड़ चाहिए। डिसाइड कर लीजिए।
उसके बाद आप जा नहीं सकते उसके अगेंस्ट। तो जैसे मान लो आपने बोल दिया कि भाई हमारी कंपनी को अपने ऑपरेशंस के लिए 50,000 करोड़ चाहिए। ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। और वो डिवाइड होगा कितना, 10 रुपए का एक शेयर में, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए क्लियरली। और वो नंबर ऑफ शेयर 10 रुपए से ज्यादा के आप शेयर इशू नहीं कर सकते। हाउएवर, आपने क्या करा कि 10,000 करोड़ रुपए का जो था अपनी कैपिटल लेनी थी, और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का रखा आपने, लेकिन अब आपने उसे प्रीमियम पे इशू कर दिया। तो चाहिए तो आपको 10,000 करोड़ था, अब 5 गुना प्रीमियम पे चला गया तो आपका 50,000 करोड़ रुपए आ गया। तो कंपनी ऐसी करती है। भाई उनकी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट तो कितने की है, मान लो 1,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और 1,000 करोड़ को 10 रुपए के शेयर से डिवाइड करो तो कितने शेयर आ जाएंगे। लेकिन कंपनी क्या करती है जनरली, उनकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है तो क्या करते हैं, प्रीमियम पे उसको अपना इशू ले आते हैं। तो अब आप देखिए, ऑथराइज के हिसाब से, मेमोरेंडम के हिसाब से तो आपको 1,000 करोड़ रुपए लेना था मार्केट से। लेकिन जनता आपसे इतनी मेहरबान है कि 1,000 करोड़ के शेयर के बदले में आपको 5,000 करोड़ दे रही है, तो लेंगे आप, ओवर सब्सक्राइब हो गया आपका शेयर। है ना आपका आपने देखा होगा ना, हर जगह 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है वो। और उसका जो उसको प्राइस, ओपनिंग प्राइस कितना रखा था, 250 रुपया, 400 रुपया, 150 रुपया, 65 रुपये ऐसा रखा जाता है। तो ऑथराइज का उससे कोई लेना देने की मार्केट में कितने की जाएगी वो, ठीक है। और ध्यान से सुनना, इसे क्या बोला जाता है, नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। ऑथराइज कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। मतलब ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना घटाना आप कंपनी के अंदर रूल रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करके बढ़ाना, ये रिजिड नहीं है। वैसे जनरली क्या होता है, इसे बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन प्रोसीजर है इसके अंदर। कंपनी नीड नॉट इशू द एंटायर ऑथराइज कैपिटल इन द पब्लिक। एक ही बार में सारा पैसे उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको शायद मालूम नहीं होगा, आजिम हाशिम प्रेमजी एक बार क्या हुआ था, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया था। उसके बाद 71% शेयर होल्डिंग है। किसकी, बताओ किसकी, कौन सी कंपनी, आजिम हाशिम प्रेमजी किसकी है। अभी विप्रो का मालिक। 71% के करीब शेयर होल्डिंग है उसके पास विप्रो की। ठीक है, उसने अपने बेटी के मतलब अपने नाती को 5% शेयर होल्डिंग, जब वो जन्म हुआ उससे दी थी। 5% शेयर होल्डिंग की कीमत ही 5,000 करोड़ रुपए थी। तो क्या हुआ देखो, विप्रो के शेयर की होल्डिंग है। अब अगर मान लो आजिम हाशिम प्रेमजी क्या करता है, अपनी 10% शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करता है, मार्केट में बेचता है, तो करंट मार्केट रेट के हिसाब से तो वो तो उसको हजारों करोड़ रुपए मिलेगा वो तो कंपनीज क्या करती हैं, जब अपनी आईपीओ लेके नहीं आती हैं, पहले कंपनी अपने आप को नॉर्मली बढ़ाती हैं, और नॉर्मल बढ़ाने के बाद क्या करती हैं, फिर अपना आईपीओ लेके आती हैं, तो उनके शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं और तब उनका मार्केट कैप बढ़ जाता है। वैसे चलती हैं कंडीशंस। इशूड कैपिटल कौन सी वाली बात है, अब आप बोलो ना कि सारा का सारा आप एक ही बार में इशू नहीं कर रहे हैं। तो मान लो आप अपने 1 लाख शेयर इशू कर सकते हो, तो इट इज योर चॉइस कि आप 1 लाख के 1 लाख एक ही बार में इशू कर दें, या करें 25,000 अभी ले आएंगे, फिर 25,000 5 साल बाद लाएंगे। इट इज योर चॉइस कि आप कितने ड्यूरेशन में लाते हैं। लेकिन 1 लाख शेयर से ज्यादा नहीं जा सकते, जाएंगे तो फिर आपको ऊपर की कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। इशूड कैपिटल क्या है, दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग द शेयर अलॉटेड टू वेंडर्स एंड सिग्नेचरीज टू द कंपनी टू इट्स मेमोरेंडम। होता है ना डायरेक्टर के एलिजिबिलिटी शेयर, डायरेक्टर के होते ना, डायरेक्टर को भी तो शेयर खरीदने पड़ते हैं। आपने अपने अपने वेंडर को दे दिया, किसी को, सब कुछ मिला के इशूड कैपिटल होता है। जैसे अपने पास क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट का कि आपने इक्विटी शेयर इशू करे कैश में, फिर आपने इक्विटी शेयर इशू करे कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी, प्रेफरेंस शेयर इशू करे कैश में, तो इक्विटी प्रेफरेंस मिला के आपका ये इशूड कैपिटल आता है। चाहे वो आपने कैश के बदले में दिया हो, चाहे आपने वेंडर को इशू करा हो। कैश फ्लो में तो नहीं आता ना, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर तो आएगा ये। और एक और बात सुन लीजिए, द ऑथराइज कैपिटल विच इज नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नोन एट अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल में बी ऑफर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ लेटर डेट। 1 लाख शेयर आप इशू करने के लिए ऑथराइज थे, आपने 50,000 इशू कर दिए, वो कहलाएंगे इशूड, और बाकी बचे 50,000 क्या करेंगे, अनइश्यूड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि जनता क्या कर दे, जिसके लिए पैसा मतलब वो शेयर कैपिटल एक्चुअली जिसके लिए जनता ने आपको क्या दे दिया, पैसा दे दिया है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करें, द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। When the shares offered for a public subscription are subscribed fully by the public, uh, the issued and subscribed capital would be the same. लेकिन अगर जैसे मान लिया जाए, आपने आपने मान लो 1,000 शेयर इशू करे, जनता ने 1 हजार के लिए पैसा दे दिया आपको, लेकिन क्या करा कि 500 शेयर्स पर उन्होंने 2 रुपए पर शेयर नहीं दिया, तो वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप नहीं कहलाएंगे। जब तक पूरा का पूरा पैसा नहीं आ जाएगा तब तक सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप नहीं होगा, तब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में चला जाएगा वो। इट मे बी नोटेड दैट अल्टीमेटली द सब्सक्राइब्ड कैपिटल मे बी इक्वल और लेस देन द इशूड कैपिटल। देख रहे हैं ना, ये इक्वल हो सकती है, कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती है, ध्यान रखना इसका। ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये इशूड के बराबर होगी या उससे कम होगी। 1,000 शेयर इशू करे, ठीक है जी, 900 का सब्सक्रिप्शन मिला, 100 का नहीं मिला, 900 कम है ना उससे, और पूरा का पूरा मिल गया तो बराबर है उसकी, इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अच्छा,
The company allots only the number of shares for which subscription has been received. In case the higher than what is offered, allotment will be equal to the offer. In other words, oversubscription is not reflected in the books of accounts. मान लो आपने 1,000 शेयर ऑफर करे और कंपनी ने, और आपको सब्सक्रिप्शन 5,000 शेयर का मिल गया, तो आप क्या करेंगे? 5,000 में से या तो 4 को रिजेक्ट कर देंगे, या 5,000 को प्रोपोर्शनेट बेस पे देंगे, या कुछ को रिजेक्ट कर देंगे, कुछ को प्रोराटा बेस पे देंगे। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है? कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स, अकाउंटिंग 20,000 शेयर से ही चलती है। प्रोराटा याद है, ओवर सब्सक्रिप्शन याद है, ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। और आगे चलें, प्रोराटा कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है, सब्सक्राइब होती है, विच हैज बीन कॉल्ड अपॉन द शेयर्स व्हाट कंपनी हैज आस्क्ड द शेयर होल्डर टू पे। कंपनी में डिसाइड टू कॉल द एंटायर अमाउंट, या कंपनी क्या करती है, उसको बाद में भी बुला सकती है। ठीक है। कंपनी, जिसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं ना, फेस वैल्यू, उसको नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। कंपनी की फेस वैल्यू कितनी की? 10 रुपए की थी। कंपनी ने कॉल किया कितने का? 7 रुपए पर शेयर। तो जो 3 रुपए, अभी 7 रुपीज क्या हो गया? कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। और जो 3 रुपए पर शेयर क्या है, वो अनकॉल्ड कैपिटल है। इज दैट ओके? क्या बोलेंगे उसको? अनकॉल्ड कैपिटल बोलेंगे। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लेना। और मेरे पास इतना समय नहीं था कि इनको हम समरी की फॉर्म में डाल सकें। पेड अप कैपिटल वही अमाउंट होगा जो कि आपने मांगा और जनता ने वापस दे दिया। मान लो आपने 10 रुपए के हिसाब से मंगाया था सबसे, पब्लिक हैज पेड ओनली 8 रुपीज। तो जो पेड अप हो गया वो मिल गया, जो नहीं मिला उसे अनपेड कहते हैं। अनपेड को क्या बोलते हैं? कॉल्स एंड एरियर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जो अनपेड अमाउंट है उसे क्या बोला जाता है? कॉल्स एंड एरियर बोला जाता है। तो पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप माइनस कॉल्स एंड एरियर, ऐसा करके चलते हैं। अनकॉल्ड कैपिटल कौन सी होती है? जिसे अभी आपने कॉल ही नहीं करा, मतलब द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज नॉट येट बीन कॉल्ड अप। ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर, कंपनी में कलेक्ट दिस अमाउंट एनी टाइम व्हेन फर्दर रिक्वायर्स द फंड्स। जिसे मांगा ही नहीं गया उसे अनकॉल्ड बोलते हैं। पर अनकॉल्ड का ही पार्ट क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल कहलाता है। अभी थोड़ी देर में आएगा। अब आया रिजर्व कैपिटल। एक बच्चा पूछ रहा था ना रिजर्व कैपिटल के बारे में, आज ये देखिए जरा। A company may reserve a portion of its uncalled capital to be called only in the event of winding up of the company. Such uncalled amount is called reserve capital. रिजर्व कैपिटल कौन सा? अनकॉल्ड का वो पार्ट जो कंपनी कब मंगाएगी, जब वाइंडिंग अप होगा तब मंगाएगी। अदर, अच्छा तो जो जो ये रिजर्व कैपिटल वाले शेयर होल्डर है, इन्हें डिविडेंड डिविडेंड सब मिलता है। ऐसा नहीं कि इनको इनको वोटिंग राइट भी होता है, सब कुछ होता है। पैसा नहीं मंगाया जाता। एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस कब मंगाएंगे? जब वाइंड अप होंगे। वाइंड अप कब होगी? होगी नहीं कंपनी वाइंड। तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं, दे एंजॉय दैट। पैसा पूरा दिया नहीं, लेकिन सारे के सारे राइट्स उनके पास होते हैं, बोलो। नहीं नहीं, शेयर होल्डर का, अरे भाई किसी के पोजीशन में तो जाएंगे शेयर, जिसके पोजीशन में जाएंगे उससे मंगवाएंगे। भाई मान लिया आपके फादर जो है रिजर्व कैपिटल होल्डर है, ठीक है जी, और ये कंपनी वाइंड अप हो रही है, और देखो, जब कोई व्यक्ति जाता है तो लिखा जाता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके सक्सेसर के नाम चली जाती है। नॉमिनी बना रखा होता है आपको। शेयर में भी नॉमिनी, डीमेट में भी नॉमिनी बना रखा होता है। आपके पेरेंट्स के अगर डीमेट अकाउंट में शेयर्स होंगे तो नॉमिनी बना रखा होगा कि विवेक वीर जैन जो है वो नॉमिनी है, पापा ने बना दिया अपना। ठीक है। अब उनके जाने के बाद, या उनके जब वो अपने काम से, या फिर वैसी लाइफ में ट्रांसफर कर दिया अपने शेयर, तो जैसे शेयर इनके पास ट्रांसफर हो तो लायबिलिटी भी तो ट्रांसफर हुई ना इनकी। व्हेन ही इज एंजॉयिंग ओनरशिप राइट, द लायबिलिटी आल्सो इज टू एंजॉयड बाय हिम। तो देना पड़ेगा, बोलिए। इन शेयर को, हाँ नहीं, ये ट्रेडेबल है नहीं है ये मुझे देखना पड़ेगा, मैं कांट से अबाउट इट। लेकिन ये रिजर्व कैपिटल का पार्ट है। इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, और ऑथराइज, इशूड, अनइशूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब फुली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप, कैटेगरीज बोलिए। इसको हटा के आगे चलते हैं जरा यहाँ पर, वो आप देख लेंगे। बैलेंस शीट दिख रही है आपको? ऑथराइज दिख रहा है, इशूड दिख रहा है, सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप दिख रहा है, 8 कॉल्ड अप है, माइनस कॉल्स एंड एरर। ऐसे क्वेश्चन मैं करूंगा, अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग करेंगे बैलेंस शीट वाले। तो अभी मैं इसके डिस्कशन पे चल रहा। क्लासेस ऑफ शेयर्स जो होती है वो कहाँ डिसाइड होती है? वो क्लासेस ऑफ शेयर्स हमारे पास दिख रही है यहाँ पर, थोड़ा जल्दी दिख रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दिख रहे हैं, या उनको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है। ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूँ मैं आपको कि अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल टुगेदर विद नंबर ऑफ शेयर्स विच इज डिवाइड स्टेटेड इन द, कहाँ मेंशन होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। और क्लासेस ऑफ शेयर्स जो होती हैं along with their respective rights and obligations prescribed क्या करते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। प्लीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर कहाँ मेंशन होंगे? मेमोरेंडम में। और उनके रूल्स रेगुलेशंस कहाँ मेंशन, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो रूल्स रेगुलेशंस ही होता है, वो आर्टिकल्स के अंदर कि किसी का राइट क्या है, क्या चीजें हैं, वो सब चीजें कहाँ मेंशन होंगी? आर्टिकल्स के अंदर मेंशन होती हैं। प्रेफरेंस शेयर्स किसको बोलते हैं? सेक्शन 43 याद रखेंगे इनके सेक्शंस, सारे के सारे सेक्शंस ध्यान रखना, एनसीईआरटी के मॉडल। वो
वो शेयर जिसकी नीचे वाली कंडीशंस पूरी होती हैं। इट कैरीज द प्रेफरेंशियल राइट्स ऑफ डिविडेंड ओवर द or a fixed amount of payable to the preference shareholder or any amount calculated by fixed rate on the nominal value of each share before any dividend is paid to equity shareholder। कैश फ्लो में इसके implications हमने देखे थे। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इट कैरीज और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जैसे कंपनी वाइंड अप होगी तो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर से सबसे पहले किसी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करी जाएगी, थर्ड पार्टी जाती है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट देंगे, फिर किसको देंगे पेमेंट? इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। ये बात बोली इसने आगे। Notwithstanding the above two conditions, a holder of the preference share may have a right to participate fully or limited extent in the surpluses of the company specified in the member। अभी मेमोरेंडम या आर्टिकल में मेंशन होगा कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको पूरा, जैसे सरप्लस प्रॉफिट बच गया ना, पहले हमने डिवेंचर डिवेंचर का डिविडेंड लाइक इंटरेस्ट दे दिया, फिर हमने क्या कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, फिर हमने क्या कर दिया, इक्विटी को दे दिया, फिर भी सरप्लस प्रॉफिट बच गया। तो या तो फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टली पार्टिसिपेट, या नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार तो मिल ही गया उनको, ऐसा करके। अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? वो पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। अच्छा, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं। सरप्लस में अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट करते तो पार्टिसिपेटिंग बोलेंगे, अदरवाइज नॉन पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, डिविडेंड की कंडीशन होती है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन अगर डिविडेंड, अगर ये प्रेफरेंस शेयर नॉन क्यूमुलेटिव है तो जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल मिलेगा, जिस साल प्रॉफिट नहीं होगा उस साल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो क्या होगा? क्या होगा पता है? एक साल प्रॉफिट हुआ दे दिया, दूसरे साल लॉस हुआ नहीं दिया, होल्ड कर लिया, तीसरे साल नहीं हुआ, चौथे साल नहीं हुआ, पांचवें साल में आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर सबका डिफरेंस डिविडेंड मिलेगा, क्यूमुलेटिव है। एक कंडीशन आई थी आपके पास, क्या? कंटीजेंट लायबिलिटी, अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड, याद है किसी को? अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड, ये इससे रिलेटेड होता है। कौन से शेयर्स होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उससे रिलेटेड कंडीशन होती है। ये तुम दोनों ध्यान दीजिए इधर। क्या था अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड? सुना ही नहीं है? इट इज शोन वेयर? नहीं सुना? कंटीजेंट लायबिलिटी में कैपिटल कमिटमेंट के अंदर शो होता है। क्या कर रहे हो? हाँ, अच्छा। इक्विटी शेयर्स सेक्शन 43 चलता है इस पर। इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स, इन अदर वर्ड शेयर विच डू नॉट एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट एज फार एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड या रिमिटेड या रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, उनको बोलते हैं इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं उसको। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूट डिविजिबल प्रॉफिट, है डिविजिबल प्रॉफिट इनको मिलता है। ठीक है। द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स, इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। और आगे चलते हैं। Equity share capital may be with the voting right with the differential rights as to the voting divided or otherwise in accordance with such rules subject to the condition may be prescribed by articles of association। दो तरह के होते हैं, एक वोटिंग राइट होता है और एक डिफरेंशियल राइट टू वोटिंग होता है। मतलब समझ लो एक वोटिंग राइट के साथ एक नहीं है अभी। तो जब टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर की डील करी थी ना, तो उसने इक्विटी शेयर जो ऑफर करे थे प्रेफरेंशियल, ये डिफरेंशियल राइट्स टू वोटिंग के साथ इशू करे थे। ऐसा हुआ था उसमें, ये हमारे पास हिस्टोरिकल एनेक्डोट है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, और ये आप पढ़ के देख लेंगे भाई इसका। ठीक है। इसके अलावा यहाँ आ रहे हैं हम। अमाउंट शेयर्स कैन बी ग्रेजुअली कलेक्टेड इन इजी इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन इट्स ग्रोइंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कलेक्टेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, याद है ना, एप्लीकेशन के साथ लेते हैं, इट इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। सेकंड ऑन अलॉटमेंट टर्म्स एज अलॉटमेंट मनी, रिमेनिंग इन इंस्टॉलमेंट टर्म एट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ऐसा ऐसे करके चलता है। वर्ड फाइनल इज सफिक्स टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। देयर इज नो वेज जिससे हम प्रिवेंट कर सके कंपनी को टू कॉल फुल अमाउंट टू शेयर। अब देखिए, आजकल जो आईपीओ आते हैं सारा पैसा एक ही साथ मंगा लेते हैं ना, लेकिन तब ऐसा नहीं था, कंपनी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए, कंपनी के शेयर इशू में अब जैसे हमने कंपनी के फॉर्मेशन की गले में बांधो ना उसको, पूरा शरीर नीला पड़ेगा फिर। क्यों कर रहा है सब? व्हाट ही हैज डन, देखा था। इशू प्रोस्पेक्ट, अब कंपनी के देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। याद है अकाउंटिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट ट्रांजेक्शन हो गया, फिर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई समराइज, और उस तरह से चलते थे। यहाँ क्या है, जैसा अभी हमने बोला था, कंपनी के फॉर्मेशन की स्टेज क्या थी? पहली प्रमोशन थी, इनकॉर्पोरेशन थी, सब्सक्रिप्शन थी, और क्या था, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस था। यहाँ इशू की सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, वैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। और इशू के अलग अलग तरीके होते हैं। फिर उसके बाद क्या मिल रही है आपको, एप्लीकेशन मिल रही है। प्रोस्पेक्टस जब इशू कर रहे हैं तो उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट एनालिसिस होता है, आपके रिस्क हो गए और आपके सारे बेनिफिट्स वो सब लिखते हैं।
Receipts of prospectus is issued to the public investors intending to subscribe the share capital of the company. और एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा वैसा लगा के भी आपको देना पड़ता है यहाँ पर कंपनी को क्या करना पड़ता है, ये एक लाइन आई, कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ध्यान रखना, जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू किया उसके 120 दिन के अंदर अंदर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। क्लियर है? इसके 120 दिन के ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोस्पेक्टस इशू के कितने दिनों के अंदर अंदर आपको क्या हो जाना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन आगे आएगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे कंपनीज एक्ट ने कुछ नहीं बोला, सेबी ने बोला 90% ऑफ द इशूड कैपिटल होना चाहिए। 1,000 शेयर इशू करे तो कम से कम 900 पे आपको क्या मिल जानी चाहिए, एप्लीकेशन मनी मिल जानी चाहिए। ठीक है? तो कंपनी कैन नॉट प्रोसीड द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न विद इन 130 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब आप देख लीजिए, अगर 120 दिन के अंदर अंदर आपका इशू नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, तो आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर क्या कर देंगे, पैसा वापस करना पड़ेगा। और आपको मालूम है ना, एप्लीकेशन का पैसा कहाँ पड़ा रहता है, एस्क्रो अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है। फिर आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, द कंपनी में प्रोसीड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स फुलफिलिंग सर्टेन other legal formalities. Letters of allotment are sent to those whom the shares have been allotted. Letter of regret has been shown to, मतलब वो तो ऑटोमेटिकली होता है, ऑटो जनरेटेड होता है। आपको अलॉट हो जाएंगे, बाकी के पैसा अकाउंट में पैसा चला जाता है, लेटर ऑफ रिग्रेट आता है, सॉरी आपको कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ। When allotment is made, it results in a valid contract between company and applicants. मैंने बताया था आपको तब भी, पहले जब मैंने बताया था, एप्लीकेशन मिलती है फिर क्या करते हैं आप, फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। फिर अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद क्या करते हैं, एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। फिर अलॉटमेंट का पैसा, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल का पैसा। अकाउंटिंग गोज इन दैट वे। अब एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होना और अलॉटमेंट ड्यू होना एक ही दिन होता है, तो हम एंट्री फ्लिप कर देते हैं। इसीलिए हम क्या, अब हम शेयर क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, एप्लीकेशन मिलेगी, एप्लीकेशन को फिर शेयर कैपिटल वगैरह में ट्रांसफर करते हैं, फिर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना, एडजस्ट करना, अलॉटमेंट ड्यू करना एक ही दिन होता है, इसलिए एंट्री फ्लिप फ्लिप हो जाती है। लेकिन रियल प्रोसेस वही है कि पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल पे ट्रांसफर होगा। क्योंकि जब तक एप्लीकेशन है, एप्लीकेंट एप्लीकेंट है, शेयर होल्डर नहीं बनता। ओनली आफ्टर अलॉटमेंट, ओनली आफ्टर गेटिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तब जाके वो क्या बनता है, शेयर होल्डर बनता है। ये आ गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इन द ओपिनियन डायरेक्टर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशंस क्या है, डायरेक्टर बोलता है कि दे मस्ट बी रेज टू मीट द नीड ऑफ द बिजनेस रिलेटिंग टू price of any property purchased to be purchased which has to be met wholly or partly from the proceeds of the issue, preliminary expenses payable by the company or any commission payable in connection with the issue of shares, and repayment of any money borrowed by company for the above two matters, या वर्किंग कैपिटल की जरूरत के लिए पूरा करना है, और एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर यूजुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अभी नीचे की कंडीशन बहुत जरूरी है। इट मस्ट बी नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी। और कौन सा रूल है, ये रहा रूल, सेबी का है, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000 6.38.1 6.3 पॉइंट, ये भाई ये सब सेक्शन का सब सेक्शन का सब सेक्शन का सब सेक्शन है ये, ऐसा। ठीक है? जब मैं इसके नोट्स बना रहा था, मैंने पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट डाउनलोड करके और मैंने ढूंढने की कोशिश करी, बिकॉज आई वाज स्टक इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे पास पड़ा है अभी भी पूरा सेबी की गाइडलाइंस एंड कंपनीज एक्ट, पूरे 2 दिन लगाए थे उसको रिवाइज देखने में कि कहाँ दिखता है मुझे, बट फाइनली मुझे मिल गया था वो। इन दिस कंडीशन, अच्छा ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो कंपनी शेल फोर्थविथ रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड। इफ अ डिले अकर्स बियॉन्ड 8 डेज, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 15% के रेट से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 15% के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन कौन सा चलता है, 73 सब सेक्शन 2। रिवीजन में बता रहा हूँ। ठीक है? मैं नहीं बोल सकता कि सीबीएसई में आएंगे, लेकिन सीयूटी में ऐसे क्वेश्चन कूद कूद के आते हैं, क्योंकि ये वो चीजें जिन्हें बच्चा पढ़ता नहीं है, इसका ध्यान रखें। हाँ जी बिल्कुल पूछते हैं, भर के पूछते हैं। तो आपके पास टाइम रहेगा भाई। अभी मैं सारे सेक्शन तो वैसे ही रिवाइज करवाए, पार्टनरशिप में तो सारे रिवाइज कराए। कंपनीज एक्ट में मैंने पहले नहीं करे थे, अब रिवाइज कर रहे हैं। और जो कंपनीज एक्ट है असाइनमेंट 3, उसमें और ज्यादा डिटेल लिखी हुई है। फेयर ऑफ अ कंपनी इशूड इधर पार और प्रीमियम शेयर्स टू बी इशूड एट अ पार, ये तो हम जानते हैं इसको। और आगे चल रहे हैं, अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ इसको देख लेते हैं जरा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का इंप्लीकेशन क्या हो जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। इट इज कस्टमरी टू आस्क for some amount called allotment money from the allotted on the shares allotted to them as soon as the allotment is made. With the acceptance of the offer made to the applicants, the amount application money received has to be transferred to share capital. बोले आपसे अलॉटमेंट की एक्सेप्टेंस, अब बंदा कहता है हाँ भाई, मैं हमने बोला तुम्हें शेयर अलॉट करते हैं, इसने कहा हाँ अलॉट करते हैं। आजकल ऐसा नहीं होता।
आजकल तो अलॉटमेंट आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, लेकिन मैं पुरानी बात करता जब मैनुअल हुआ करती थी चीजें। तो अलॉटमेंट की चिट्ठी भेजते, जैसे मान लिया जाए कि तुमने किसी जॉब नौकरी के लिए अप्लाई करा, तो वो तुम्हें क्या करते हैं, पहले ऑफर लेटर भेजते हैं कि भाई इफ यू आर एग्रीड देन यू एक्सेप्ट द ऑफर एंड सेंड इट टू अस, देन विल सेंड यू अपॉइंटमेंट लेटर। जब आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक स्कूल था दिल्ली के अंदर, कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी में, उसका सिलेक्शन कर लिया उन्होंने मुझे बहुत साल पहले, 2006-7 में। फिर मेरे स्कूल ने मुझे प्रमोट करके कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो मैंने नहीं गया वहां पर मैं। तो फिर मैं उसके प्रिंसिपल से मिलने के लिए गया और मैंने बोला कि भाई आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन योर स्कूल। कह रहा मिस्टर राणा दिस इज टू बैड, यू डिच्ड अस, ये वो है ऐसा करके, ठीक है जी। कह रहा आपने तो ऑफर लेटर हमने ले लिया था, आपने ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लिया था, बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरे से बोले कि नाउ यू हैव टू पे अस 3 मंथ सैलरी, और 3 मंथ्स सैलरी या 3 मंथ्स का नोटिस। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैं ना मैंने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ था और मैं पढ़ रखा था, मुझे मालूम था ये क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे। तो मैंने बोला मैम अंडर विच सेक्शन ऑफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड एन ऑफर लेटर इज एंटाइटल्ड टू पे द 3 मंथ सैलरी। मैंने कहा गिव मी इन राइटिंग आई पे। आप मुझे बताइए कि चेक किसके नाम पे बनाना है। चेकबुक लेके गया था मैं, मुझे पता था क्वेश्चन आएगा। तो उसे उसे लगा अच्छा हुआ जो मैंने इस बंदे को नहीं रखा अपने यहाँ पर, बड़ा कानून बाज है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, ये ध्यान रखना। कोई सिंगापुर चले जाए और अपने जेब में ब्राउन शुगर लेके चला जाए, फिर वहां पकड़ा जाए, फिर बोले जी हमें तो पता ही नहीं था। चांगी एयरपोर्ट में बड़ा बड़ा लिखा रहता है क्या, ड्रग ट्रैफिकिंग इज सेंटेंस टू डेथ, हर जगह लिखा है बड़ा बड़ा। और फिर आप बोले हमें तो पता नहीं जी, बोले हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती जी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। तुम बोलो हमें इस देश के कानून नहीं पता, दैट इज योर फॉल्ट। कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट हो चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो चाहे कोई भी एक्ट हो, ये माना जाता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड आपको जान, विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मेड द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हैज टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। मनी रिसीव्ड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन शुड बी रिफंडेड, ठीक है, विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द लॉ या सेबी। इन केस ऑफ लेसर नंबर ऑफ शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, those who applied for the excess application money, तो ध्यान से सुनना, वो टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट तक चली जाएगी बिना बोले। क्या बोल रहे हैं, बिना बोले कहाँ तक चली जाएगी, अलॉटमेंट। उसके बियॉन्ड अगर आप उसे रखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडवांस। एंड दैट विल अट्रैक्ट व्हाट, इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट, 12%। कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट देती है कंपनी, 12%। कॉल्स इन अरियर पे कितना इंटरेस्ट लेती है कंपनी, 10%। कंफ्यूजन नहीं पालना, कंपनी अगर लेगी तो कम लेगी, देगी तो ज्यादा देगी। तो रेट क्या है, टेबल एफ बोलते हैं उसको। अगर कॉल्स इन एडवांस है तो कितना परसेंट, 12%, और कॉल्स इन अरियर है तो कितना परसेंट, 10%। ऐसे कहानी चलती है आगे। The effect of the later two step is to close the share application account with a temporary account and share capital transfer. बोलो था ना, share application account is a temporary account. Share allotment account is also a temporary account. ये जाग जा भाई। Share first call account is also a temporary account. Share final call is also temporary. इसको क्लोज करके हम फिर कहाँ भेजते हैं उसको, share capital account में फाइनली भेजते हैं। और चलते हैं आगे। जनरल एंट्रीज आपको सबको मालूम है क्या क्या चलती है यहाँ पर। इसके बाद थोड़ा चलते हैं। समटाइम्स कंबाइन अकाउंट फॉर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी बनाया जाता है, ठीक है। तो हम शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, याद है ना, कंबाइन एंट्री चलती है। वह कंपनी ने सारा पैसा लमसम में डाल दिया, हम एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ऐसा नहीं करेंगे। अब हम एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट शब्द लगाएंगे, क्योंकि जब तक हम अलॉटमेंट शब्द यूज नहीं करेंगे तब तक हम एंटाइटल ही नहीं है शेयर कैपिटल को इस्तेमाल करने के लिए। तो आपने डिबेंचर में भी देखा होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोलते थे, ऐसी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोलते हैं। लमसम सारा पैसा एक ही बार में ले लिया, जैसे आईपीओ वाले लेते हैं। लेकिन तब आपको एंट्री एप्लीकेशन, बैंक डेबिट एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू, जो भी आपको करना है वैसा कर सकते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन अमाउंट बन जाता है, ठीक है। विदाउट एप्लीकेशन, देखो क्या लिखा है, रीजनिंग क्या है, दैट अलॉटमेंट विदाउट एप्लीकेशन इज इम्पॉसिबल व्हाइल एप्लीकेशन विदाउट अलॉटमेंट इज मीनिंगलेस। दीज टू स्टेजेस ऑफ शेयर कैपिटल आर क्लोजली इंटररिलेटेड। इसीलिए जब हम लमसम में पैसे लेते हैं तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट शब्द यूज करते हैं। ये हमने तब भी पढ़ी थी आपको जब हमने पहली पहली बार पढ़ाया था इसको। तो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री चली गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और पैसा रिफंड करने की एंट्री भी आपको मालूम है, याद है। ये इस पर क्वेश्चन बनता है आगे वाला। ये भी मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक अकाउंट। ये कंडीशन एक मिनट में देखता हूँ जरा, इसके आगे क्या लिखा है। मैं उस पर अभी आऊंगा, एएसबीए पे भी आता हूँ, उस पर भी क्वेश्चंस आपका सीओटी में बनने का चांस बनता है। अ, अब जैसे अलॉटमेंट के बाद कॉल्स आ जाती हैं। कॉल्स में क्या होता है, फुल्ली पेड अप
or the realizing the full amount of the shares in the shareholder in the event of shares not being fully called up. Till the completion of allotment, the director may have the authority to ask the remaining amount of share when they decide जब बोला जाना है. It is also possible that the timing of the payment of calls by the shareholder determine the timing of share issue itself. Prospectus में लिखा रहता है एप्लीकेशन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अलॉटमेंट, 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 4 महीने बाद. Two points are important regarding the calls on shares. First, amount of call should not exceed 25% of the face value. मतलब एक कॉल की वैल्यू, अभी जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमने आपको क्वेश्चन लिखवाए होते हैं, 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपए यहाँ आ गया, फिर फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए आ गया, ऐसा हो नहीं सकता, वो गलत क्वेश्चन होते हैं वैसे. आइडियली क्या कंडीशन है कि एक कॉल का जो पैसा है वो उसके फेस, जैसे 10 रुपए का शेयर है ना, तो 25%, 2.5 से ज्यादा हो नहीं सकता. लेकिन हमने भर भर के क्वेश्चन करे हैं, बुक ने भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ध्यान रखना. तो क्वेश्चन दे दे तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसमें ये मत जाना कि 20%, 25% से ज्यादा नहीं. सेकंड, देर मस्ट बी एन इंटरवल, एटलीस्ट 1 महीने का इंटरवल होना चाहिए दो कॉल के बीच में, ये भी ध्यान रखेंगे. एक एक कॉल की फेस वैल्यू, एक कॉल जो 25% से ज्यादा वैल्यू का नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. और एक कॉल और दूसरी कॉल के बीच में कितने का गैप होना चाहिए? एटलीस्ट 1 महीने का गैप होना चाहिए. ठीक है. कॉल की एंट्री कैसे करते हैं वो भी देखा होगा हम लोगों ने. और सेकंड, थर्ड, फर्स्ट शेयर कॉल शब्द यूज करते हैं, और जनरली मैं बोलता हूँ इक्विटी शेयर भी आप यूज कर लें. यहाँ देखिए, अभी एएसबी पे भी आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं. ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है. शेयर कैपिटल अंडर द सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. कंडीशन आती है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी, 5% मंगा सकते हैं. Calls are made as per the provisions of articles of association. When there is no articles of association, following provision will apply. कौन सी टेबल लगेगी आपकी? है टेबल ए लगती है. तो टेबल ए क्या कहती है कि पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट बी elapsed बिटवीन द टू कॉल्स, भी ऊपर बोला था. एंड अमाउंट कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये होना चाहिए. और नीचे क्या है? मिनिमम 14 डेज का नोटिस दिया जाना चाहिए शेयर होल्डर को कॉल का पैसा देने के लिए. एंड कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स. ऐसा नहीं होना चाहिए 1,000 शेयर के लिए 2.5 रुपीज की कॉल होगी, 5,000 शेयर के लिए 3 रुपए की कॉल होगी, 10,000 शेयर के लिए कॉल की वैल्यू 2.5 होगी. इसका ध्यान रखेंगे. द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग फॉर दीज इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इज सेम. डिफरेंशिएट उनके लिए हमें कौन सा वर्ड प्रीफिक्स में यूज करना पड़ता है? इक्विटी के लिए इक्विटी यूज करेंगे, प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज करेंगे. ठीक है. अभी यहाँ इलस्ट्रेशन आ रही है, लेकिन इलस्ट्रेशन से पहले हम लोग लेके चलते हैं किसकी बात? इसी का डर था मुझे. और ये प्रेफरेंस शेयर इशू, इक्विटी शेयर का जो प्रोसीजर है वो इस हिसाब से चलता है. दैट विल गो अलॉन्ग विद जो भी इंस्ट्रक्शंस, उसी के हिसाब से चलेगा. यहाँ आ जाइए, मैं आपको दिखाना जो चाह रहा था उसका वाला पार्ट. देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो कि आप लोगों को देखनी है यहाँ पर. अभी हमने डिस्कशन किया था इन सबका, ये देख लीजिए. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिस्ट आउट करके रख रखी थी. 52 कंपनीज एक्ट है, इश्यू ऑफ शेयर्स. जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम का यूज कैसे कैसे हो सकता है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का. कोई 3 कंडीशन, कोई 4 कंडीशन, ऐसा करके देते हैं. अगर आप प्रीमियम को इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे कैसे? फुली फुली पेड बोनस शेयर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको. राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोनस शेयर इशू करे जा सकते हैं. हाँ, करे जा सकते हैं, लेकिन वो गलत होता है. फुली पेड बोनस शेयर होता है, याद होगा तुम्हें. इधर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी, परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर्स. सेक्शन 52 सब सेक्शन के अंदर है, लेकिन इसमें सेक्शन 68 लगता है, ये ध्यान रखना. सेक्शन 52 सब सेक्शन के अंदर ये मेंशन है, लेकिन कंडीशंस किसकी फॉलो होती हैं? सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉलो होती हैं बायबैक के ऊपर. ये है इस्तेमाल, ये यूज है, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैसे यूज कर सकते हैं. हियर कैन नॉट बी इशूड अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू. फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पर डिस्काउंट पे इशू सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट बोलता है. ठीक है. लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड अ डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू, बट शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट. अच्छा, एक और चीज है, शेयर कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू व्हेन दे आर इशूड एज अ स्वेट इक्विटी. एक ही कंडीशन है जहाँ डिस्काउंट पर फेस वैल्यू पर शेयर जा सकता है, स्वेट इक्विटी में, सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट 2013. जब हम प्रोमोटर को, अंडरराइटर को, अपने एम्प्लॉयज को उनकी मेहनत के बदले में क्या देते हैं? शेयर्स देते हैं, स्वेट इक्विटी वाला.
ठीक है, शेयर कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन मार्केट वैल्यू, वो कब होता है? ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013, वहां चलता है। Forfeited shares can be reissued at a discount to the extent amount available in the share forfeited account. तो मतलब what is the maximum permissible discount that you can offer at the time of reissue of shares? क्या होगा? Amount credited against share forfeiture account, ये वाला रूल चलता है। और चलें थोड़ा सा आगे। शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट एट अ मार्केट वैल्यू नॉट ऑन फेस वैल्यू, वो हमने बता ही दिया ऊपर। मिनिमम एप्लीकेशन मनी क्या होनी चाहिए? 5% ऑफ द फेस वैल्यू होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? सेबी प्रोवाइड दैट एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। देखिए, कंपनीज एक्ट में क्या बोला हुआ है? मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी मिनिमम 5% होना चाहिए, और सच परसेंटेज भी प्रेस्क्राइब बाय सेबी। हाउएवर सेबी प्रेस्क्राइब करता है कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। मिनिमम 5, ये वाली बात बोलिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कॉल्स ऑन शेयर्स। अमाउंट ऑन एनी कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू। देयर मस्ट बी इंटरवल ऑफ 1 महीने का, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये मैंने समराइज करता है इसके साथ साथ। अब आगे देखिए जरा, यहाँ और कंडीशन क्या कहते हैं। कॉल्स आर मेड, कॉल्स आर मेड प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इफ द कंपनी डज नॉट हैव इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हम क्या लेके चलते हैं? टेबल एफ लेके चल रहे हैं यहाँ पर। अब वो जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था ना, टेबल ए लिखा था वहां पर, टेबल एफ है, ए नहीं है, ए पुराना था। ये आपको ध्यान लेके चलना है। इसीलिए मैंने कंपनीज एक्ट को खोल के देखा था कि मुझे कुछ वेरिएशंस दिख रहे थे। पीरियड ऑफ 1 मंथ होना चाहिए दो कॉल के बीच में, एक कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% होना चाहिए, 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, 14 डेज का, एंड कॉल शुड बी मेड यूनिफॉर्म बेसिस पे भी पड़ा था। प्रोसीजर अकाउंटिंग इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स का कहाँ है? वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर दे रखा होता है। सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सेक्शन किया है। Prospect must be prescribed and the amount payable on application must be stated as a minimum subscription have paid and received by the company by check or the other instruments। ठीक। तो लेकिन कंपनीज एक्ट जो है ना, कोई कंडीशन वगैरह नहीं फुलफिल, कंपनीज एक्ट कोई कंडीशन की बात नहीं करता है यहाँ पर। इट इज अ मिनिमम अमाउंट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रेज, अभी पढ़ा था इसके बारे में हम लोगों ने। प्राइस पेड फॉर प्रॉपर्टी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, रिपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड, वर्किंग कैपिटल और एनी अदर एक्सपेंस रिक्वायर्ड फॉर द यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। It is to be noted that minimum subscription of capital is not less than 90% of the issued amount according to the SEBI disclosure। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये। इफ द कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होती तो आपको पैसा वापस करना है, और अगर 8 दिन के बाद डिले हो जाएगा डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कंपनी लायबल होती है क्या? 15% इंटरेस्ट, सेक्शन 73 सबसेक्शन 2। वो असाइनमेंट 3 का जो पहले 2 पेज है उसमें सारे के सारे हमने क्या लिखे हुए हैं, सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करके लिखी हुई है। द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर उसे फेल कर देंगे तो 130 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा उसका वापस करना पड़ता है। और डिले अगर हो जाए तो ऊपर देख ही रखा आप लोगों ने क्या करना है, 15% इंटरेस्ट देना है। ये आया क्या? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ये मोटा मोटा क्या होता है जरा देखेंगे यहाँ पर। इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर चलती हैं सारी की सारी चीज। आईपीओ जानते हैं आप लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये देखिएगा, ये टर्म जो है, अगर इस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, बट वैसे भी आपको जानना जरूरी होता है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीओडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। बॉक्स की इन्फॉर्मेशन से काफी सारी चीजें पूछने का ट्रेंड है पास्ट में। ध्यान से समझना कि आईपीओ हमारा चल रहा है, और हम सिक्योरिटीज यानी कि शेयर, डिबेंचर और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से मे बी सब्सक्राइब बाय पेइंग एप्लीकेशन मनी बाय बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एप्लीकेशन मनी कैसे देते हैं? आप चेक से देते हैं, पे ऑर्डर देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, डेबिट टू बैंक अकाउंट करते हैं। ठीक है जी। और एक चीज इन्होंने डाल दी है क्या? एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट, एएसबीए इज वन ऑफ द मेथड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब जरा मोटा मोटा समझिए। मैंने शेयर इशू करने, मैंने शेयर खरीदने किसी कंपनी के, तो मैं चेक से पेमेंट करता हूँ, पहले होता था, या मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा, पैसा चला जाएगा। ठीक है। ये कंसेप्ट क्या है जरा देखें, एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट। It is a process developed by Securities Exchange Board of India to apply for subscribing to IPOs and rights issue। राइट्स इशू क्या होता है? कंपनी क्या करती है? सबसे पहले अपना आईपीओ जब लेने आए, जैसे मान लो कंपनी ने आईपीओ, पहली बार आईपीओ लेके आई, और कंपनी की मान लो 10,000, मान लो शेयर्स के लिए वो एंटाइटल थी, ऑथराइज। उसने 5,000 शेयर्स का आईपीओ लेके आ गए, हो गया। 4 साल 5 साल आईपीओ को हो गए। अब वो दोबारा से क्या लाना चाहते हैं? अपना इशू लेके आना चाहते हैं मार्केट में, बचे हुए 5,000 शेयर्स के लिए। तो वो क्या करते हैं? पहले बचे हुए 5,000 शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करने से पहले किसको बोलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते हैं कि भाई लोग तुम खरीदना चाहोगे? उसे बोलते हैं राइट्स इशू। क्या बोलते हैं उसे? राइट्स इशू। और उन शेयर होल्डर को जो राइट मिलता है उसे बोलते हैं प्री एम्प्टिव राइट्स ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं उसे? प्री एम्प्टिव। उसको बोलते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? प्री
एम्प्टिव प्री एम्प्टिव राइट ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट्स इश्यू के लिए दूसरी टर्म यूज होती है, ठीक है। अंडर द मेथड एप्लीकेंट्स authorizes the bank to block the bank account for the application money for subscribing these shares। मेरे बैंक अकाउंट में मान लो 5 करोड़ रुपए बचा हुआ है मान लो, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मुझे 1 करोड़ का आईपीओ में इन्वेस्ट करना ही करना है। तो मैं अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि भाई 1 करोड़ मेरा ब्लॉक कर लें, मैं कोई भी पेमेंट करूंगा 1 करोड़ तुम्हें क्या करना है, रिलीज नहीं करना है। तो उसके बाद क्या हो गया, अंडर द मेथड ऑफ एप्लीकेशन अथॉरिटीज हम क्या करते हैं, एप्लीकेंट ऑथराइजेस बैंक टू ब्लॉक द बैंक अकाउंट फॉर द एप्लीकेशन मनी फॉर सब्सक्राइबिंग द इशू। बैंक डेबिट्स द एप्लीकेंट्स अकाउंट विद एप्लीकेशन मनी ओनली इफ ही और शी इज अलॉटेड सिक्योरिटीज। ठीक है, अब जरा समझिए, जिस समय आईपीओ आने वाला उस समय मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है मान लो, तो मेरा तो इशू फेल हो जाएगा, पर्पस फेल हो जाएगा। तो मैंने पर्पसफुली अपने बैंक को बोल दिया। अच्छा बैंक, तुम बोलोगे बैंक को क्या पता कि आईपीओ कब आ रहा है? बैंक को तो सबसे पहले पता चलता है भाई आईपीओ आ रहा है, और किसको पता चलेगा? हु इज द फर्स्ट पर्सन इन द मार्केट टू नो अबाउट इट? बैंक। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको पहले पता होता है, उनकी टीम को पता होता है। भाई वो म्यूचुअल फंड रन कर रहे होते हैं ना, हर देखा ना, आईसीआईसीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है, बैंक को कितने बैंकों के म्यूचुअल फंड चल रहे होते हैं, वो सबसे पहले पता चलता है। तो ये बात नहीं बनेगी कि ये हजम नहीं होगी कि बैंक को नहीं पता, उन्हें पता है। हमने बोल दिया कि भाई मैं मुझे इस कंपनी का आईपीओ में सब्सक्राइब करना है, तो वो क्या करते हैं, एक अमाउंट मेरा ऑलरेडी होल्ड करके रख लेते हैं। और जैसे ही मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो जैसे ही मेरे अकाउंट में क्या, जैसे मुझे शेयर अलॉट होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, वो फंड रिलीज कर देती है। ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और पैसा पहले दे देते हैं। वो तो बिजनेस हाउसेज है ना, उन्हें 100 करोड़ के शेयर खरीदने हैं, तो वो 100 करोड़ की क्या क्या करते हैं, ब्लॉक करवा देते हैं वहां पर अपना। नहीं, मिनिमम बैलेंस तो जो रहेगा रहेगा। 100 करोड़ तो रेस्ट्रिक्टेड है, उसे कहीं किसी और डील में नहीं खर्च करेंगे आप, वो सिर्फ आईपीओ में काम आएगा। तो जब आईपीओ में अगर आपको 100 करोड़ का आ गया तो आ गया, वो रिलीज होकर एस्क्रो अकाउंट कंपनी में चला जाएगा। और नहीं मिला अगर आपको, तो आपका पैसा रिलीज हो जाएगा, फिर नॉर्मल बैंकिंग में जैसे मर्जी उसे यूज करना है वैसे यूज कर लें। तो बैंक debit the applicant's account with the application money only if he she allotted the securities, share debenture, etc. or the amount payable on allotted securities. In case securities are not allotted, बैंक रिमूव कर देता है ब्लॉक। तो लियन लगाया हुआ है, जो ब्लॉक लगाया है उसे रिमूव कर देता है। ठीक है। अंडर एएसबीआई बेस्ड एप्लीकेशन एप्लीकेंट application amount payable on the securities applied is blocked by the bank. It makes a lien on amount payable to application money on securities applied. After the company has allotted securities, bank debits the applicant bank account to the amount payable on allotted securities and remove the lien on the bank of the balance amount। जैसे मान लो आपने 100 करोड़ का ब्लॉक करा दिया, लेकिन आपको कितने के 60 करोड़ के इशू हुए, 60 करोड़ अकाउंट से कटेगा, उस कंपनी को चला 40 करोड़ फ्री हो जाएगा। 100 रुपए क्या हो गया, अप्लाई आ गया, तो 100 का 100 करोड़ चला जाएगा, बाकी पैसा तो फ्री पड़ा ही है आपका। तो ये कहलाता है। अच्छा ये क्यों करा जाता है? मैंने बोला ना कि मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरे से तो पैसे पहले ले लेते हैं। लेकिन कौन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है, वो कहते हैं एसबीआई को, डन एसबीआई डन, हम तुम्हारे 20% शेयर खरीदेंगे, डन है मामला। खरीदने की बारी आती है, कहते हैं सॉरी वी डोंट हैव फंड। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्हें एफआईआई बोला जाता है, वो ये तो खेलते हैं। उन्होंने बोला किसी कंपनी को कि भाई अब तुम्हारे आईपीओ को हम सब्सक्राइब करेंगे, होता है ना प्राइवेट प्लेसमेंट, याद होगा, पढ़ा होगा आपने प्राइवेट प्लेसमेंट बिजनेस स्टडीज में, फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में हमने क्या बोला कि भाई सिलेक्टेड लोगों को बोल दिया कि हम कर रहे हैं, ठीक है। या होते थे ना आपके, आईपीओ वाला हो गया, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, तो आपने उनको बोल दिया कि हम तुम्हारे सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोल दिया कि हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, तुम्हें देंगे पहली प्रेफरेंस। उन्होंने कहा ठीक है, 10% मेरा, 15% मेरा, 25% मेरा। बुक तो कर दिया उन्होंने। लेकिन अब सेबी ने क्या बोला है कि भाई बुक कर रहे हो तो एएसबीआई भी लगाओ अपने बैंक अकाउंट में। बुक तो तुम करवा लेते हो, और जब पेमेंट देने की बारी आती है तो तुम पीछे खड़ जाते हो। ना तो पैसा वो रिटेल इन्वेस्टर के पास गया, ना तुमने कंपनी को पैसा दिया। तो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, याद है ना, सेबी के रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर जाता है ये होता है एएसबीए। मतलब कंपनी कुछ नहीं, मोटा मोटा क्या है, बड़ा मतलब मोटा मोटा बोल रहा हूँ मैं, बुरा मत मानना कोई, मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि पैसा ब्लॉक हो जाता है कंपनी के बैंक अकाउंट में, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं शेयर अलॉट हो जाएंगे तो वो ब्लॉक अमाउंट हट जाता है। नहीं हटेगा, मतलब अगर अलॉट हो गए तो वो उतना कट के बाकी का अमाउंट फ्री हो जाता है। ये वाली कंडीशन यहाँ थी। दोबारा चल रहे हैं। नहीं भाई ये तो ब्लॉक है, तो ब्लॉक है, तभी तो बोल रहे हैं। तभी तो शेयर, जिस कंपनी ने इशू है वो बच जाती है ऐसी कंडीशन में। बहुत होता था ऐसा कि भाई जैसे मान लो 4 महीने बाद मेरा आईपीओ आने वाला है, तो कंपनी ने पहले फॉलोअप करना शुरू कर दिया, भाई 4 महीने बाद हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम कर देंगे।
और 4 महीने में पता नहीं फाइनेंशियल कंडीशन कहाँ की कहाँ चले जाए, बजट के अगले दिन कंडीशन कहाँ की कहाँ चली जाती है 4 महीने पहले मंद बुद्धि ट्रम्प ने कुछ गेम खेल दिया, बेड़ा गर्क सबका। सो इट हैव, हाँ बिल्कुल देना ही, देना ही देना है, कोई आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तभी तो बोल रहे हैं ना, एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। इधर चलते हैं अब आगे, और छोटी मोटी चीजें एक बार देख लेते हैं जो थ्योरी से रिलेटेड होता है, उसको भी देख लेता हूँ फटाफट से यहाँ घुमा के। ये जनरल एंट्री तो है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो हम देख ही लेंगे आगे। कॉल्स एंड एरियर से रिलेटेड चीजें आती हैं। आपको मैंने बताया था ना, अनपेड कॉल बोलते हैं उसको, कॉल्स एंड एरियर बोला जाता है इसको, ये कॉल्स एंड एरियर या अनपेड कॉल्स बोला जाता है। एंड ये रिप्रेजेंट द डेबिट बैलेंस इन द कॉल्स अकाउंट। ये कहाँ जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स में चला जाता है। एंड वेयर द कंपनी मेंटेन्स कॉल्स एंड एरियर अकाउंट। और चाहे कंपनी कॉल्स एंड एरियर अकाउंट न भी बोले, न भी बनाए, तब भी क्या दिखा, तब भी वो कॉल्स एंड एरियर बोल के दिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। The articles of association of the company empower the directors to charge interest on stipulated rate on calls and arrears. ठीक है, if the articles are silent in this regard, रूल कंटेन्ड इन किसके, टेबल एफ के अंदर जो रूल होते हैं उसके हिसाब से चलता है। अगर टेबल एफ क्या कहते हैं कि अगर किसी शेयर होल्डर ने कुछ पैसा नहीं दिया तो उससे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, 10% इंटरेस्ट लिया जाएगा। ये डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो 10% इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द कॉल अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्री इस तरह से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सैलरी बनेगा, और इंटरेस्ट भी साथ साथ आपको लेना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट का अकाउंटिंग पीरियड ट्रीटमेंट हमारे सीबीएसई के हिसाब से नहीं है, बट इट इज देयर इन द, इसके किसके अंदर है ये सीयूटी के अंदर ही है। ठीक है, पेड एक्सेप्ट शेयर होल्डर, इसमें इंटरेस्ट दिख रहा है क्या, ना इसमें इंटरेस्ट नहीं दिख रहा ना। ये तो याद है ना, जब सेकंड एंड फर्स्ट कॉल के साथ पूरा पैसा देती है, हमने अच्छे खासे असाइनमेंट 2 में बहुत सारे केसेस के साथ डिस्कस करे थे, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट फर्दर। ये कॉस्ट इन एडवांस देख लेते हैं, ये वाला। इस पे लोगों को काफी तकलीफ होती है। अगर कोई कंपनी, कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन के साथ पैसा एडवांस दे दे, मान लो किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के साथ एडवांस दे दिया, तो देखो एप्लीकेशन पे तो एडवांस नहीं माना जाएगा, अलॉटमेंट भी एडवांस नहीं माना जाएगा, लेकिन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा एडवांस माना जाएगा। अलॉटमेंट स्टेज पे अगर किसी ने फर्स्ट कॉल फाइनल दे दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। फर्स्ट कॉल के स्टेज पे अगर किसी ने फाइनल कॉल का पैसा दे दिया तो क्या बोलेंगे, उसे कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। लेकिन एप्लीकेशन स्टेज पे अगर किसी ने पैसा दे दिया, मान लो एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन स्टेज पर अलॉटमेंट भी दे दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट भी दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया और फाइनल कॉल भी दिया, चारों की चारों दे दी, उसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एडवांस नहीं माना जाएगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस माना जाएगा। रीजन, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो गया तो एडवांस रहा ही नहीं। ठीक है, तो बियॉन्ड अलॉटमेंट उसको हम एडवांस बोलते हैं। ठीक है जी, तो क्या लिखा है, कॉल्स इन एडवांस है, द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के अंदर डाली जाती है। और अगर कोई क्लैरिफिकेशन है तो टेबल एफ फॉलो होता है। टेबल एफ क्या बोलते हैं, 12% के रेट से इंटरेस्ट हम कॉल्स इन एडवांस पर देंगे। और कॉल्स इन एडवांस कहाँ शो किया जाता है बताइए, सेपरेट आइटम इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, अंडर द हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या होता है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर शो किया जाता है। कॉल्स इन एरियर कहाँ शो किया जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर ऐसे डिडक्शन शो किया जाता है। सब्सक्राइब्ड, वैसे तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में से माइनस, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में से माइनस करना चाहिए ना, लेकिन इतना डीप में नहीं जाएंगे। आप बोलेंगे कहाँ दिखाया जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर एज अ डिडक्शन दिखाया जाता है। क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दो कंपोनेंट बनते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो नॉट फुल्ली पेड अप में से माइनस करा जाता है ऐसे, अनपेड कॉल बोलकर। ठीक है, और if provided by the articles to pay interest on such amount, rate of receipt from the rate of appropriate call due, इंटरेस्ट की बात करते हैं। और अगर कुछ ना बोले तो 12% इंटरेस्ट की बात यहाँ आती है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज एन एक्सपेंस टू यू, आपकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक। और अगर इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू, जैसे होता है ना डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, वैसे एंट्री है। फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, यहाँ क्या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू सन्ड्री शेयर होल्डर, सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। क्योंकि इंटरेस्ट के अगेंस्ट पैसा नहीं देंगे आप पैसा तो शेयर होल्डर को देंगे ना। तो जैसे डिवेंचर का इंटरेस्ट चलता था वैसे इंटरेस्ट चलता है, शेयर होल्डर को पैसा दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये छोड़ दीजिए इसको, और आगे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन आ गया इसके अंदर, नहीं लेके चल रहे इसको।
बैलेंस शीट का डिस्कशन में एक अलग से क्लास में कर लूंगा सारे क्वेश्चंस का, और फीचर एरिया। और आपने देखा था इस बार के सैंपल पेपर में आपके पास क्वेश्चंस आ रखे थे ना, केस बेस्ड क्वेश्चंस। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए जरा। तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, वैसे तो होते ही हैं। अगर आपको, आपने 10,000 शेयर मांगे और आपको 15,000 की एप्लीकेशन मिल गई तो इट इज ओवर सब्सक्राइब। 10,000 शेयर इशू करे और आपको एप्लीकेशन 10 शेयर की मिली तो पार है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है। 10,000 के बदले में 9,000 मिल गया तो क्या बोलेंगे, उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। 10 को 15 मिल गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है जी। जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो तीन कंडीशन है। क्या? दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। 15,000 एप्लीकेशन मिली हैं, 10,000 शेयर अलॉट कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? 10 को 10 दे दीजिए, 5 को एक्सट्रीमली रिजेक्ट करिए। दूसरा, दे कैन मेक प्रोराटा अलॉटमेंट टू द ऑल, यानी कि 15,000 को 10, 15:10, है ना? वैसे कर 3:2 की रेशो में आप दे सकते हैं। दे कैन अडॉप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू, कुछ को क्या कर दें, रिजेक्ट, कुछ को प्रोपोर्शनेट दे दें, कुछ को फुल दे दें, ऐसा तीन ऑप्शंस आपके पास बनते हैं, ठीक है। और देखिए जरा, ये तो खैर वही क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, जनरल एंट्री वाली बात बनाने बोले के चलेंगे। प्रोराटा अलॉटमेंट की बात आ गई है, ये भी चलेंगे। थर्ड अल्टरनेटिव में कुछ को दे दें, कुछ को नहीं। हमने सारे तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी करे हुए हैं इसके अंदर। सेशंस भी आगे बढ़ेंगे, ये भी नहीं लेके चल रहे हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन की बारी आ जाती है। अंडर सब्सक्रिप्शन इज क्वाइट नॉर्मल। 20,000 एप्लीकेशन थी, 19,000 की एप्लीकेशन मिल गई, तो अकाउंटिंग किससे चलनी है? 19,000 से चलनी है आपकी अकाउंटिंग। वो 10,000 का क्या होना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रीमियम पे शेयर इशू करने के लिए बोला आपसे हम लोगों ने, जब फेस वैल्यू के अगेंस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, और प्रीमियम से रिलेटेड कंडीशंस आपको बताई थी। बोलिए। प्रीमियम कहाँ दिखाया जाएगा? रिजर्व सरप्लस के अंदर। और इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ एक्सपेंसेस, पे प्रीमियम, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। सेक्शन कौन सा था? 52। सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, ये वाला पार्ट है। एक बात का और ध्यान रखना, एप्लीकेशन स्टेज पर जो प्रीमियम होता है वो एडजस्टमेंट के टाइम पे क्या होगा, सेटल होगा। लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में प्रीमियम क्या होगा, ड्यू होते समय क्या होगा, क्रिएट होगा। और पैसा मिलते समय नहीं। देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होगा, पैसा मिलेगा, और जब हम एडजस्ट करेंगे उसको तब प्रीमियम एडजस्ट करेंगे। लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में जब हम ड्यू करते हैं, ड्यू, उस समय प्रीमियम दिखेगा, और ड्यू करते हैं और पैसा जो मिलेगा वो प्रीमियम के साथ मिलता है। पैसा तो हमेशा प्रीमियम के साथ ही मिलेगा, चाहे वो एप्लीकेशन में मिले, चाहे अलॉटमेंट मिले, चाहे फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मिले। लेकिन एंट्री, पहली एंट्री होती है ड्यू करने की। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में ड्यू की एंट्री के साथ प्रीमियम लगेगा। लेकिन एप्लीकेशन स्टेज में पहली एंट्री पैसा मिलने की होगी, और प्रीमियम दूसरी एंट्री में लगेगा। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। ये कौन आ गया बीच में? चले जा भाई। हाँ, वैसे ठीक। अच्छा देखिए, डिस्काउंट पे शेयर हमने बताया था ना, खत्म हो चुका है। डिस्काउंट पे शेयर तो है ही नहीं कोई, इज नॉट देयर। डिस्काउंट पे शेयर पे कंडीशन कौन कौन सी बोली थी हम लोगों ने? एक, जब स्टडी इक्विटी दे रहे हैं तब। और दूसरा, डिस्काउंट कब हो सकता है? मार्केट वैल्यू पे हो सकता है, ईएसओपी के अंदर। और तीसरा, डिस्काउंट कब दे सकते हैं? आप री इशू पे दे सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट शब्द यूज नहीं करते हैं। वो शेयर फोर फीचर के बराबर का अमाउंट आप क्या कर सकते हैं उसके साथ इससे। कंसिडरेशन अदर देन कैश में आप क्या कर रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं किसको? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स खरीदने के लिए, पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर करने के लिए, कोई इंडिविजुअल एसेट्स करने के लिए। ये भी हम लोग पहले थियोरेटिकली पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ थ्योरी जानने की कोशिश कर रहा था कि बुक में कहाँ कहाँ तक कोई थ्योरी जा सकती है। वी हैव रीच्ड हियर। अब इन्हीं क्वेश्चंस को देख लेना चाह रहे छोटे। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर क्या है बताइए? कौन है? ओनर है। नॉमिनल शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? फर्स्ट पार्ट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर क्या होगा टेबल एफ के हिसाब से? 10%। मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज। मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप क्या हो जाती है? डेबिटेड कौन से अकाउंट में जाएगी?
ये बात देख लीजिए, डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, डेबिटेड टू कॉल्स अकाउंट, नन ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए बताइए? जनरल एंट्री मनी रिसीव्ड इन कॉल्स इन एडवांस, मान लो एप्लीकेशन स्टेज पे एडवांस मिल गया तो आपकी एंट्री क्या बनती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ये तो होता था। अब ये क्या कह रहा है? कॉल्स इन एडवांस जब अकाउंट बनाएंगे उसको, तो कहाँ दिखेगा वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में? एक और चीज पहले समझना, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट? बैंक डेबिट करके कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जरा आंसर देख लें इसका, डी पार्ट है ना ये, सी व्हाट इज द, तब तक इसको भी देख लेते हैं, डी का रख लेंगे, तब तक ई को देख लेते हैं। Shares can be forfeited for non-payment of call money, for failure to attend the meetings, for failure to repay the loan to bank. First, profit on reissue of forfeited share is transferred to, है ना, forfeiture के बाद जो पैसा बच जाता है वो, बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture account which is shown in the balance sheet under which head? बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture account कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture account है ना। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू जो है वो, अरे रुक जाओ भाई पढ़ो, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ forfeited शेयर ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, लेकिन यहाँ तो बोला बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture account। हाँ, जो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखता है, किसके अंदर दिखता है? शेयर कैपिटल में भी किसके अंदर दिखता है? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर दिखता है, उसके अंदर दिखता है। तो ये इसका आंसर हम देखेंगे क्या, इसका थर्ड दूसरे वाले का क्या था? अच्छा, एक और चीज है, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 लग रहा है, ऑफर सिक्योरिटीज और इन्विटेशन सब सिक्योरिटी टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। ईएसओपी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर को सब्सक्राइब करने के लिए बोलती है एट अ लोअर देन इट्स मार्केट वैल्यू, उसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बनाते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी बीइंग बीइंग, देखो स्वेट इक्विटी ना वाइडर टर्म है, बिल्कुल वाइडर टर्म है, लेकिन कब कब होता है? अ कंपनी इशूइंग ऑप्शन हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, ये भी सीयूटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? ये उसी क्लास के होने चाहिए जो क्लास आपने पहले इशू कर रखी है। मान लो आपने 12% प्रेफरेंस शेयर, तो 12% प्रेफरेंस शेयर के होने चाहिए। आपका शेयर इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला तो 10 रुपए वाला, ये नहीं कि 20 रुपए वाला इक्विटी शेयर आप इशू करेंगे। इट इज ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी, द रेजोल्यूशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन, क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और द एम्प्लॉयज इनको दिए जा रहे हैं वो क्लासिफाई होगा। 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब आप आईपीओ लेके आए थे, कम से कम 1 साल पुराना आईपीओ होना चाहिए, ये नहीं कि आईपीओ निकला 6 महीने के अंदर दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दी शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द सेबी गाइडलाइंस, पर इन पे क्या होता है, इनका लॉक इन पीरियड भी होता है। आपको ये शेयर मिल गए तो आप 1 साल 2 साल तक इनको बेच नहीं सकते हैं, ये भी चलता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर ईएसओपी, ग्रांट, इट मीन्स गिविंग एन ऑप्शन टू एम्प्लॉयज, उसे ग्रांट बोला जाता है। ग्रांट डेट, वो डेट जिस दिन से आप क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को ऑफर कर रहे हैं, ग्रांट डेट है। वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे एम्प्लॉय क्या करते हैं, शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। वेस्टिंग डेट है, वो डेट है जिस दिन एम्प्लॉय एंटाइटल हो जाता है। मान लो मतलब 4 साल की सर्विस के बाद, 5 साल की सर्विस के बाद ईएसओपी के लिए एलिजिबल बन जाता है, वेस्टिंग डेट कहते हैं उसको। वेस्टिंग पीरियड वो पीरियड है बिटवीन द ग्रांट डेट एंड द डेट ऑफ विच सेटिस्फाई वेस्टिंग कंडीशन बाय नीड टू बी सेटिस्फाइड। मतलब आपने ऑप्शन, आपने ऑफर दे दिया, तो फिर आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो आपने 1 दिसंबर को ऑफर कर दिया और आपने 31 जनवरी तक का टाइम लिखा, तो आप देखेंगे 31 जनवरी तक कितने कितने मेरे एम्प्लॉयज हैं उस कंडीशन के लिए एलिजिबल बनते हैं। एक्सरसाइज का मतलब होता है, आपने एम्प्लॉय को ऑफर दे दिया, एम्प्लॉय ने बोला ठीक है भाई मैं तैयार हूँ, एक्सरसाइज बोलते हैं। एक्सरसाइज पीरियड, पीरियड आफ्टर वेस्टिंग पीरियड विद इन विच एम्प्लॉय मस्ट एक्सरसाइज द राइट टू अप्लाई। फिर जब आप एक्सरसाइज का ऑप्शन दे रहे हैं तो उसको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टाइम देते हो, एक्सरसाइज पीरियड है। एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस जो आप उससे कोट कर रहे हैं, और वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, मार्केट प्राइस, और उसकी क्या ऑफर प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसे वैल्यू ऑप्शन बोलते हैं। और इसी से बनता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कैसे बनता है? 50 रुपए का शेयर था, मार्केट में चल रहा था, आप उसे 30 रुपए में दे रहे हो, तो 20 रुपए की वैल्यू के बराबर आपको क्या बनाना पड़ेगा? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। और फीचर ऑफ शेयर्स, अभी हमने कोई पार्ट छोड़ा तो नहीं था ना बीच में? और फीचर, एनीवे वी नो अबाउट दीज कंडीशंस, ठीक है। इसके बाद क्या बचता है आपका? शायद बचा नहीं कुछ। थ्योरेटिकली तो ये सारे के सारे ऑप्शन है हमारे पास। एस बी ए मैंने आपको नोट्स के साथ डिस्कस कर लिया। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तभी देख लेंगे। रीइश्यू में भी कोई ऐसा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शंस वी हैव डन।
ये तो ठीक है, मैं नहीं लेके चल रहा। बाकी मैं इसका पीडीएफ आपकी क्लास ग्रुप पर डाल देता हूँ, जस्ट स्क्रॉल इट। कोई चीज अगर आपको दिखती है। असाइनमेंट 3 में सारी की सारी चीजें डिस्कस करिए, थियोरेटिकली सारी की सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट क्लास से आई स्टार्ट विद कंसिडरेशन अदर देन के छोटे मोटे क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ फोर फीचर इशू वाले क्वेश्चंस, और फिर प्रोराटा। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, विल हिट टू द टारगेट फर्स्ट। तो आप जिसका ये चैप्टर क्लियर नहीं है, घर जाके एक बार एक दो पुरानी रिकॉर्डिंग को देख लेंगे, नॉर्मल वाले केसेस की, वैसा देख लेंगे, ताकि अगली क्लास में जब आप आए तो आपको अनकंफर्टेबल ना लगे। कम से कम बेसिक एंट्री तो मालूम होनी चाहिए ना, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मतलब तो आनी चाहिए। कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड एडवांस, ये एंट्री तो मालूम होनी चाहिए ना। उसको जरूर से देख लेना, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको आगे। ठीक है, तो इसको यहीं वाइंड अप करते हैं।